अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से जी? वालेकुम अस्सलाम। मैं मुबशरा बात कर रही हूँ पिंडी से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है, मुझे एक वजीफ़ा चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर दूसरी औरतों की तरफ भी माइल होता है, शराब भी पीता और दूसरी भी बुराइयाँ भी हैं उसमें, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो मुझे बताइए वजीफ़ा कि उसकी ये बुराइयाँ अंदर से ख़त्म हो जाए। कोई कारी साहब से वजीफ़ा मुझे ठीक है जी मुबशरा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, ये कोई वजीफ़ा कि उनके जो खामिंद हैं वो कुछ ख़राब चीज़ों में मसरूफ़ रहते हैं। इस तरह की शिकायत आ रही हैं कि बाज़ औरतों के शोहर बाहर जाके शराब वगैरह पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बदकारी में मुब्तला हैं, तो औरतें परेशान हो जाती घर में। तो उसके लिए दुआएं भी हैं कुरान मजीद में और वज़ाइफ वगैरह भी हैं। सूरतुल मुमिनून 18वें पारे की सूरत है। आपने इसको पढ़ कर पानी पर दम करना है और पानी पर दम करके रख लें घर में। जब भी आपका शोहर घर में आए तो उसको ज़ाहिर आप पानी पेश करती होंगी, शरबत वगैरह पेश करती होंगी, तो पानी उनको पिलाएं। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से उनकी ये ख्वाहिश नफसानी और बुरी आदतें छूटती चली जाएंगी। ये मुजरब अमल भी है। अगर ये महसूस हो कि वो पानी नहीं पी रहे या किसी वजह से, या ये महसूस या आपको ये हो कि वो कहीं दूर किसी जगह जॉब कर रहा है तो वहाँ पर इस तरह से बुराई में मुब्तला है, तो उसके लिए फिर एक और वजीफ़ा है सूरह यासीन का। सूरह यासीन को हमने पढ़ना है कब्रिस्तान में जाके। कब्रिस्तान में सूरतें पढ़ना वैसे भी अहादीस से साबित है, अल्हाकुमुत तकासुर वगैरह, चारों कुल वगैरह, तो वहाँ पर जाकर पढ़ने से सवाब भी मिलता है। तो सूरह यासीन आपने वहाँ जाके पढ़नी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। वो इस तरह से कि 7 जुमेरात आपने कब्रिस्तान जाना है, तो जब जाना है तो 7 ढेले मट्टी के, पाक मट्टी के लेकर जाने हैं। तो हर ढेले पर सूरह यासीन पढ़ के दम करनी है, किसी भी पुरानी टूटी हुई कब्र पे उसको फेंकना है और अल्लाह ताला से वहाँ दुआ करने की, या अल्लाह जिस तरह से मुर्दा यहाँ पर पड़ा हुआ है बिल्कुल इसी तरह से मेरे शोहर के अंदर से जो शराब, जुआ या ज़िना की जो बुराई है उसको भी मुर्दा कर दे। तो 7 जुमेरात ये अमल करते रहे, इंशाअल्लाह 7 जुमेरात उसके अंदर से जो भी बुराई होगी वो सारी की सारी ख्वाहिश नफसानी, शराब की आदत सब मुर्दा हो जाएगी और मर जाएगी। इंशाअल्लाह वो सीधे राह पर आ जाएगा। और ये मुजरब अमल है, हमने कई लोगों के साथ ऐसा किया है, तो उनकी इस तरह की ख्वाहिशात ख़त्म हो गई। टाइमिंग्स क्या अमल करें। कब्रिस्तान किस वक्त जाना है? हाँ, कब्रिस्तान जाने का दिन का टाइम कोई भी हो जिसमें आपको आसानी हो, आप जा सकते हैं। ये बहुत मुजरब अमल है, करके देखें, इंशाअल्लाह उनके अंदर से तमाम बुराइयाँ ख़त्म हो। एक मरतबा पढ़नी सूरह यासीन? मैंने भी तफसील से बताया था कि 7 ढेले लें, हर ढेले पर एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ें और उसे कब्र पर फेंक दें और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह कि उसके अंदर से ये शराब की बीमारी, जुए की बीमारी और बदकारी की बीमारी ये ऐसे ही मुर्दा कर दे, 7 ढेले मुर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन औरत कब्रिस्तान जा सकती है? जी हाँ, इस तरह से कि ना महरम के साथ कहीं भी चले जाएं या खुद ना भी जाए। शरई तौर पे अगर रुकावटें हैं इस मामले में भी मुफ्ती साहब इस सिलसिले में आपको बताएंगे, तो महरम के साथ अगर चले जाएं तो कुछ महरम को तो ठीक लेकिन करना है कारी महरम साहब। को तो बता के नहीं आएगी ना? भाई वगैरह के साथ जा सकते हैं। इस तरह की अगर कोई गुंजाइश मिलती है तो चले मुफ्ती जाएं। साहब क्या इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर ना जा सके तो किसी भाई वगैरह को भेज कर ये अमल करवा लें तो भी जाए। जी जी देखें, ख़वातीन का कब्रिस्तान में जाना ये शरई तौर पर जायज़ है, इस अमल की बिना पर कि वहाँ पर फ़िक्र आखरत नसीब हो। और मेरे ख़्याल से इस अमल के लिए उसका कब्रिस्तान जाना ये कोई उज़्र शरई नहीं है। हाँ, अगर फ़िक्र आखरत के लिए जाती है, ये जहन में रख ले कि मैं फ़िक्र आखरत के लिए जा रही हूँ और वहाँ पर अपने किसी भी अज़ीज़ की कब्र पर, तो शर्त ये है पर्दे की हालत में जाए, वावेला ना करे, वहाँ पर कोई भी गैर शरई हरकत ना करे और अपने महरम के साथ दिन के उजाले में जाए और दिन के उजाले में ही वापस आए। लेकिन याद रखें, जहाँ पर फितने का अंदेशा होगा वहाँ फिर खातून का घर से निकलना मना होगा। अब यहाँ पर ना कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया था। असल में इब्तदाई इस्लाम में बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि जिनसे मना किया गया था। अभी चूँकि नया नया इस्लाम आया था और लोगों को सही मानों में अभी आगाही नहीं थी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से मना कर दिया गया। फिर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन्तु नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर, और उसके बाद फरमाया वज़ूरुहा के अल्फाज आते हैं जिसका माना कि अब तुम ज़ियारत कर सकते हो। तो चूँकि ख़वातीन को ही मना किया था तो अब इजाज़त, क्योंकि मर्दों को तो पहले ही इजाज़त थी, तो ख़वातीन को ही मना किया था तो ख़वातीन को ही इजाज़त दी। लेकिन ये तमाम तकाज़ों को, शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए कारी साहब ने जो अमल बताया ये भी कर लें। और साथ ये भी, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो घर में बैठकर आप कोई भी खाने की चीज़ है तो उसके ऊपर 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के
تو بھی آپ کھلا سکتی ہیں، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں دعا کریں کہ مولا کریم میرے خاوند کے اندر جو بھی کوئی بری ہے، کوئی برائی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بری عادت ہے، مولا کریم تو ہی اس کو دور فرمانے والا ہے، تو ہی خیر و شر کا خالق ہے، خالق تو ہی ہے، لیکن ادب کی بنا پر ہم جو شر ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. تو دعا کریں سجدے کی حالت میں، انشاءاللہ العزیز کبھی امید ہے کہ آپ کے خاوند یا کوئی بھی جو رشتہ دار ہے اس سے جو برائی ہے انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو. جب ہم بات کرتے ہیں سیاست کی اور ہم جب بات کرتے ہیں سیاستدانوں سے، تو یہ بتائیں کہ سیاست کو خدمت سمجھا جاتا ہے یا آپ اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ سیاست تو خدمت ہے، بالکل خدمت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسیات میں سے اگر آپ سماجیات نکال دیں تو باقی صفر بچے گا. اگر آپ لوگوں کی فلاح کا کام ہی نہیں کر سکتے، آپ ان کی ویلفیئر کا سوچ ہی نہیں سکتے، تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں آپ کو پولیٹیشین کہلانے کا حق نہیں ہے. تو وہ تو پھر آپ کسی مفاد کے تحت اس شعبے میں آئے ہیں. تو یہ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اس میں آپ کو فلالیس بھی رہنا پڑتا ہے، محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کی کمٹمنٹ ٹورز وہ پور آف دا پورسٹ جو کمیونٹیز ہیں، جو ولنریبل ہیں، جن کو ڈپرائیوڈ ہیں، ان کے لیے آپ اس شعبے میں آتے ہیں. اگر کوئی یہ سوچ کے آئے کہ نہیں میں نے یہاں سے اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کی بیسس پہ آگے جانا ہے، تو پھر وہ پولیٹکس نہیں کر رہا. پولیٹکس جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ سکھاتی ہے، آپ کو سیلف ڈیولپمنٹ نہیں سکھاتی. جو سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کم عرصے میں ہی اپنا جو ہے نا ڈیبیکل دیکھ لیتے ہیں. اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں پولیٹکس ویسے تو میں نے یہ ہر جگہ کہا ہے کہ میرے پاس اگر موقع ہو تو میں کبھی نہ کروں. اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا میں اور زیادہ بہت زیادہ کام ہے جس میں، اور یہ بہت مشکل کام ہے. بٹ جب پھر آپ لگ جائیں تو میں نے بھی اسی لیے اس سے آپٹ کیا کہ میرے پاس اور چوائس نہیں تھی. پھر کرنا ہے تو پوری دل جوئی سے کرنا ہے اور آخر تک کرنا ہے. بٹ پولیٹکس وہ واحد چیز ہے جس میں ہر 3-4 سال 5 سال بعد آپ پھر عوام کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر دوبارہ ڈگری کرنے نہیں جاتا، جج دوبارہ ایگزام دینے نہیں جاتا، قاری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ جامعہ نعیمیہ سے کھول لیا، دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم وی آر اکاؤنٹیبل ایوری 3, 4, 5 years ڈپینڈنگ آن اس ملک کا سسٹم کتنی دیر چلتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 پلیز ایبسلیوٹلی رائٹ چانڈلر صاحب کہ حقوق العباد دیکھیں اب رمضان کے ٹائم میں اس پہ سب سے زیادہ لائٹ ڈالی گئی. اور میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ خدا کی مخلوق سے پیار کریں، اگر آپ اس کے مسئلے حل کریں، تو آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اتنا ملے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک ہی چیز میں آپ میرے سے تجارت کر سکتے ہیں، وہ میری مخلوق پہ لگائیں اور پھر دیکھیں میں آپ کو کیسے ریوارڈ کرتا ہوں. تو سیاست عین عبادت ہے اگر آپ نے عبادت کے لیے کرنی ہے، اگر آپ نے فائنینشیل گینز کے لیے کرنی ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ نے اور چیزیں کرنی ہیں، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں شاید آپ موجیں کر لیں بٹ خدا دیکھ رہا ہے. بالکل بالکل نہیں. اوبویسلی ایک انٹینشنز ہوتی ہیں اور پھر ایک اچھا جیسے کہتے ہیں 5 years پلان اہیڈ ہو تو اس کو آپ امپلیمنٹ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جب میں بات کرتی ہوں سوشل کی، سوشل ایشوز جب ہم بات کرتے ہیں، اب تعلیم کا شوق ہو، بہت سے ہیں ایسی پرسنٹیج یوتھ کی جن کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے اور شاید ان میں اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ اس کو کس طرح سے؟ دیکھیں انہیں اب ضروری نہیں ہے ہر ٹائپ کی ذریعہ، آپ انہیں سکلز کی طرف لگا دیں، آپ انہیں ڈیجیٹلائز کورسز کی طرف لگا دیں، ڈیجی سکلز سکھا دیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں کس چیز کا شوق ہے اس طرح کے ادارے ہونی چاہیے. اسپورٹس ڈیولپمنٹ دیکھیں، ہمارے پاس جان شیر خان، جہانگیر خان جیسے سٹارز تھے. ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ دنیا کے بیسٹ پلیئرز پہ مشتمل تھی. بٹ جب سے یہ وار اینڈ ٹیرر کے بعد سے یہ ڈکلائن آیا ہے، ہمارے سکولز کے گراؤنڈز میں ران پڑے، ہمارے پی ٹی ٹیچرز بند پڑے، اس پہ ہم پلان پروگرام لا رہے ہیں. بٹ سوال تو یہ ہے کہ یہ پچھلے 20 سال کے اندر جو ایک عرصہ آیا اس میں ہمارا یہ سسٹم بہت ہرٹ ہوا. اور جس کا اسٹوڈنٹ کو شوق ہو اس کا اسے وہ موقع ضرور دینا چاہیے. بٹ گورنمنٹ کو چاہیے، جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے، کہ دنیا ایوالو کر رہی ہے، کورسز کانسٹنٹلی چینج ہو رہے ہیں. ہم ابھی تک 1870 کے بنائے ہوئے قوانین جو انگریز دے گئے ان کا عدالتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، اتنے ریفارم نہیں کیے. اور پھر ہر کسی کی اپنی جاب. سر ہم لیجسلیٹرز جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں ایز ایم پی اے، ہمیں اس چیز پہ جج نہ کریں کہ ہم نے آپ کی گلی محلہ بنایا یا نہیں بنایا. ہمارا کام ہے پالیسی ایسی بنانا کہ آپ کا گلی محلہ خود ہی بن جائے. تو اس پہ ہمیں گیج کریں کہ کیا اس نے اس صوبے کی خدمت کے لیے پالیسیز کے اندر، ڈبیٹس کے اندر وہ کردار ادا کیا جس کے لیے ہم نے سے وہاں پہ بھیجا تھا. ایشو وہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری آپ نے اینٹ جو اونچی لگا دی یا نیچی لگا دی.
बिगर कॉज को देखें। लेकिन जब आप ये देखें ना, जब हम बात करते हैं, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, एवरीथिंग हैज़ टर्न्ड इनटू अ डिजिटलाइज्ड एरा, लेकिन अब आप देखिए जब हम रेशो की बात करते हैं ना यूथ में, तो फीमेल कम्युनिटीज़, जो फीमेल बच्चियाँ हैं, फीमेल को चले ले जाए, वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। लड़के पीछे क्यों हैं? आपको पता है कि 57-58% बोर्ड पोजीशंस ज़्यादा फीमेल्स की बेहतर आती हैं हमारे प्राइमरी स्कूल्स में, और इवन हमारे जो पार्टनर स्कूल्स हैं और जो NGOs हैं, इन सब ने ये कहा है कि प्राइमरी स्कूल में अगर बच्ची पढ़ा रही है ना, तो स्कूल की हालत भी अच्छी है, स्कूल का माहौल भी अच्छा है, स्कूल के हालात भी अच्छे हैं, और स्कूल के बच्चे ज़्यादा बेहतर पढ़ रहे हैं, बिकॉज उससे शौक है, वो इंक्लाइंड है। अब मर्द थोड़े से हजरात लेज़ी हो गए, उन्होंने और बाकी एरेंड्स रन करने होते हैं, तो ये इस्टेब्लिश फैक्ट है, और फिर बच्चियों को घरों में रखने वाला ज़रूर। चांडिया साहब, आप ज़रा कमेंट करें इसके ऊपर जो जी। बेसिकली अभी जैसे आपने कहा कि जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, इंटरेस्ट और कमिटमेंट का मसला है। उनके पास ना अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं हैं कि वो बाहर जाके या कोई ऐसा एक्सप्रेस काम करें। लेकिन अब देखना ये कि जैसे सिकंदर साहब ने ये कहा कि जब हम स्किल आइडेंटिफिकेशन की तरफ चले जाएं कि कोई बच्चा है वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहता और वो इंक्लाइंड है टूवर्ड्स सोशल मीडिया के हवाले से वो कुछ लर्निंग अपनी करना चाहता है, या उसको लगता है कि उसका ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे लग जाता है। देखें ना, एक बच्चा नौजवान वो 6 घंटे 8 घंटे वो मोबाइल पे गुजार सकता है, तो इसका मतलब है उसका एक स्टेमिना है। अब हम अगर उसी मोबाइल को उसका वर्क स्टेशन बना दें, वर्क स्टेशन, ठीक है, वहाँ से वो लर्न भी करे और अर्न भी कर सकता है। वो ये इनेबल इन्वायरमेंट जो है ये देने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट पूरी तरह जुस्तजू के साथ उस पर लग चुकी है। आप देखें ना, इतने कम दिनों में कितनी मीटिंग्स हेल्ड हो गई हैं और कितनी पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर आप पिछली जितने भी गवर्नमेंट्स उठा लें तो आपको 20 से 25 दिनों में इतनी रैपिड किस्म की जो पॉलिसी मेकिंग है या जो स्किल और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं बाय द पैसेज ऑफ चांडिया साहब को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, सबसे बड़ी बात कि चांडिया साहब तो पहले पार्लियामेंट में रहे हैं, हम इनसे सीखते, बट चीफ मिनिस्टर साहबा जितना टाइम असेंबली को देंगे, देखें इस ऐवान में चीफ मिनिस्टर का आना सेरेमोनियल होता था कि आए, हाथ हिलाया, तकरीर की, चले गए। हमने चीफ मिनिस्टर को 9-9 घंटे एक स्ट्रेच में एक कुर्सी पे बैठे देखा है, हमें उन्हें एक्सेस देते देखा है, उस माइनॉरिटी के MPA को भी, उस मिनिस्टर को भी, उस आम MPA को भी, सीनियर MPA को भी, फीमेल MPA को भी, उसने एक्सेस इतनी फ्री थी कि उसने आगे पूरी चांडिया साहब ने कहा उनकी पूरी बात सुनी गई। और फिर गलत सही बेहतर तजवीज़, उससे बेहतर तजवीज़ तो आती रहती हैं, बट ये एक्सेसिबिलिटी नंबर 1 है, क्योंकि आपके कानों में अवाम की राय डलती रहती है, आपके कानों में पूरे अवाम की तजवीज़ डलती रहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनका ये इक़दाम फॉर मी ऑनेस्टली बीइंग अवेलेबल 24/7 और एक खातून के लिए, देखें उन मुश्किलों से अब उन 10-10 घंटे स्ट्रेच वहाँ बैठना, उन अरकान असेंबली को जिनको शहबाज शरीफ साहब से ये शिकवा होता था कि मियाँ साहब मिलते नहीं हैं, वो दूर हो जाएगा कि मरियम खाली वो नहीं, आप सारे हाउसेस देखें अक्रॉस, आप सिंध देख लें, आप बलूचिस्तान देख लें, आप KP देख लें, नेशनल असेंबली देख लें, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सेरेमोनियल आते हैं। कोई इतना टाइम नहीं देता कि वो जेन्युइन मसलों को समझे और मसलों की तरफ जाए, बस आए, तकरीर की, हाथ हिलाए और गॉन। बजट आते हैं, साल में 2 दफ़ा आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन असेंबली में अभी तक जितने सेशन हुए उनमें से 70-80% सेशंस में आ चुकी है। सर ये जो तालीमी फोकस्ड, और मैं कहता हूँ उनका फोकस इतना ज़्यादा है, और मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ कभी कि उनका जो स्ट्रेच है, देखें इतनी देर बैठना और फिर फोकस्ड होना, बातें पूरी तरह जो है ना अटेंटिवली सुनना और फिर उसके सोल्यूशन पे भी बात करना, तो ये एक आम काम नहीं है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन अपोजिशन या जो वो सोच रहे थे या दूसरे लोग के पास खुद चल के गए ना जी। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब है, कहाँ से जी? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं वहीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोज़े क़यामत सबसे सख्त हिसाब किसका होगा? ठीक है वहीद साहब लाहौर से, रोज़े क़यामत सबसे सख्त हिसाब किसका होगा?
बिल्कुल जी, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसका मफ़हूम है कि जो जितना ज़्यादा जिसकी ज़िम्मेदारी है, जितने ज़्यादा उसके मातहत लोग हैं, उतना ही ज़्यादा उससे सख्त हिसाब होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रईयतिही, औ कमा काल कि तुम में से हर शख्स राई है और हर शख्स अपनी रईयत के बारे में जवाबदेह है। जिसके मातहत जितने ज़्यादा लोग आते हैं उतना ज़्यादा सख्त हिसाब उससे होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करनी चाहिए कि खालिक कायनात हमें बिला हिसाब जन्नत अता फरमा दे, क्योंकि जिससे हिसाब लिया जाएगा ना तो उसके बचने के इम्कान मुश्किल हैं।